हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, इसके हम लोग आज डे 38 यानी कि 38वें दिन में पहुंच चुके हैं। और हम लोगों ने कल मिसलिनियस टाइप्स के क्वेश्चंस देखने शुरू किए थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 में इसको देखेंगे। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि डेली हम लोग 13 टू 14 क्वेश्चंस देखेंगे और जो रिमेनिंग डेज हैं सीरीज़ के उसमें इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो लेवल जो है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा हाई अभी भी नहीं हो रहा है ना। 2011 से हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन 2012 के भी हम लोग देख पाए थे, तो 2012 के क्वेश्चंस आज पूरे करेंगे और 2013 के। ठीक है, फिर 2014 यानी कि 2014 से आगे के क्वेश्चंस कल देखेंगे। तो क्वेश्चन वही है उसी तरीके के जैसे अभी तक हम कल देख रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसकी जो प्रिंटिंग है वो बेटर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि 10 न्यू टीवी शोज स्टार्टेड इन जनवरी। ठीक है, 10 नए टीवी शो जो है वो जनवरी में शुरू हुए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो सिटकॉम्स हैं। सिटकॉम्स का मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडीज़। ठीक है, जो मतलब हंसी मजाक वाले हल्के फुल्के सीरियल टीवी में आते हैं उस तरीके के। 3 जो हैं वो ड्रामा सीरियल्स हैं, है ना, और ड्रामा शोज़ हैं, और 2 जो हैं वो न्यूज़ मैगजीन्स हैं। ठीक है, ये अप्रैल में शुरू हुए थे 10 नए टीवी सीरियल्स, इस तरीके के टीवी शोज़। अप्रैल आते आते ओनली 7 ऑफ द न्यू शोज़ वर स्टिल ऑन। अप्रैल आने तक सिर्फ 7 शोज़ जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और उनमें से 5 जो हैं वो तो सिटकॉम्स ही हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन 4 कंक्लूजन्स एज गिवन बिलो हैव बीन मेड, विच वन ऑफ दीज लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर कौन सा कंक्लूजन जो है वो फिट बैठता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है ओनली 1 न्यूज़ मैगजीन शो इज स्टिल ऑन। देखो, टोटल 7 शो हैं, मतलब टोटल 7 शो हैं जो अभी चल रहे हैं, उनमें से 5 सिटकॉम है। सिटकॉम तो पहले भी 5 ही थे, यानी कि सिटकॉम तो अभी सारे के सारे चल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो 2 शोज़ हैं उनमें से 3 ड्रामा और 2 न्यूज़ में से कोई 2 शो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ओनली 1 न्यूज़ मैगजीन शो इज़ स्टिल ऑन, अब ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि जो 5 के बाद बाकी बचे हुए 2 हैं वो दोनों के दोनों न्यूज़ मैगजीन हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, कि हम सर्टेनली इसको कह पाएँ। ओनली 1 ऑफ द ड्रामा शो इज़ स्टिल ऑन, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो 5 के बाद जो बचे हुए 2 के 2 हैं वो दोनों ड्रामा शोज़ हों, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव। एट लीस्ट 1 डिसकंटिन्यूड शो वॉज अ ड्रामा। ठीक है, अब देखो, कम से कम एक शो जो डिसकंटिन्यू हुआ है वो ड्रामा शो है। तो 3 शो डिसकंटिन्यू हुए हैं, क्योंकि 10 शो थे टोटल, उनमें से 3 शो जो हैं वो डिसकंटिन्यू हुए हैं, 7 चल रहे हैं। ठीक है, और सिटकॉम तो एक भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये 3 ड्रामा शोज और 2 न्यूज़ मैगजीन्स में से 3 शो डिसकंटिन्यू हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो दोनों न्यूज़ मैगजीन्स भी डिसकंटिन्यू हो गए तो कम से कम एक ड्रामा शो तो डिसकंटिन्यू हुआ होगा, यस और नो। एटलीस्ट कम से कम एक ड्रामा शो तो डिसकंटिन्यू हुआ होगा ना, तभी तो सिर्फ अब 5 और 2 7 ही रह गए, और सिटकॉम्स तो सारे के सारे चल रहे हैं, तो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूअर्स प्रेफर सिटकॉम्स ओवर ड्रामा। ये कहा नहीं जा सकता कि सिटकॉम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है कि एटलीस्ट 1 डिसकंटिन्यूड शो वॉज अ ड्रामा। ठीक है, क्योंकि ये हमें इस डेटा से पता लग रहा है। क्लियर है बात? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये भी वैसे ही है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद कंक्लूजन आपको बताना है क्या होगा इसका। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, यू कैन जस्ट रीड इट। दो क्वाइट एक्सपेंसिव, टेलीविजन इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम एज वन कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू टेलीविज़न। ठीक है, हालांकि टेलीविज़न काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये एक लग्जरी आइटम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो टेलीविज़न के थ्रू कई सारी चीज़ें जो है वो सीख सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड इन्फरेंस मेड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर रिगार्डेड एज लग्जरी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, है ना, तो इसको हटाओ। नेक्स्ट है ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी,
ये भी ज़रूरी नहीं है। टेलीविज़न इज़ असेंशियल फॉर लर्निंग, टेलीविज़न से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए टेलीविज़न होना ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है। टेलीविज़न इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम, ये साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि टेलीविज़न इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम, सो दिस इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, साफ साफ जो चीज़ दिख रही है वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं या हमारे इन सेशन से आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प हो रही है, कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं या प्रैक्टिस करने में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी। ठीक है, एंड वी रियली नीड इट। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई अमाउंट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जितना अमाउंट आपको ठीक लगे वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके का है, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और उसके बाद कौन सा कंक्लूजन उनसे निकल के आता है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आई वॉच टीवी ओनली इफ़ आई एम बोर्ड। ठीक है, कि मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूँ जब मैं बोर होता हूँ। पहला चीज़, आई एम नेवर बोर्ड व्हेन आई हैव माई ब्रदर्स कंपनी। जब मेरे साथ मेरा भाई होता है, मेरे साथ मेरे ब्रदर की कंपनी होती है, तो मैं कभी भी बोर नहीं होता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि वेन एवर आई गो टू द थिएटर आई टेक माई ब्रदर अलोंग। जब भी मैं थिएटर में जाता हूँ तो मैं अपने भाई को अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा? इफ़ आई एम बोर्ड आई वॉच टीवी। ठीक है, अगर मैं बोर होता हूँ तो मैं टीवी देखता हूँ, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि आई वॉच टीवी ओनली इफ आई एम बोर्ड, यानी कि जब मैं बोर होता हूँ तब मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जब मैं टीवी तभी देखता हूँ जब मैं बोर होता हूँ, और यहाँ पर कह रहा है कि मैं जब बोर होता हूँ तो मैं टीवी देखता हूँ। ये नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड वन सेज इफ़ आई एम बोर्ड आई सीक माई ब्रदर्स कंपनी। ऐसा तो नहीं है, वो कह रहा है कि जब मैं अपनी ब्रदर की कंपनी में होता हूँ तब मैं बोर नहीं होता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बोर होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे साथ हो, मेरे ब्रदर की कंपनी हो मेरे साथ, ये भी नहीं है। इफ़ आई एम नॉट विद माई ब्रदर देन आई वॉच टीवी, कि जब मैं अपने ब्रदर के साथ नहीं होता हूँ तब मैं टीवी देखता हूँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, उसने ये लिखा है कि जब मैं अपने ब्रदर की कंपनी में होता हूँ तो मैं बोर नहीं होता हूँ। ये नहीं लिखा है कि अगर मेरा ब्रदर मेरे साथ नहीं है तो मैं बोर होता हूँ और फिर मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, लास्ट वन सेज इफ़ आई एम नॉट बोर्ड आई डू नॉट वॉच टीवी। ये करेक्ट है, क्योंकि उसने लिखा है कि मैं टीवी सिर्फ तभी देखता हूँ जब मैं बोर होता हूँ। अगर मैं बोर नहीं हूँ तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट बोर्ड आई डू नॉट वॉच टीवी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था कि क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं या कर पाएंगे अगर एग्ज़ाम में आ गए तो। हैं, हालांकि ये इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल नहीं पूछ रहा है, बट अगर मान लीजिए पूछना शुरू कर दिया तो विल यू बी एबल टू आंसर, है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी उसी तरीके का है, इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कौन सा कंक्लूजन आएगा वो बताना है। ठीक है, देखिए, नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब। नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब का मतलब है कि क्लब के मेंबर्स और कोई नहीं है, दे आर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब क्लब के जो भी मेंबर्स हैं दे आर स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स क्लब के मेंबर्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सनस। ठीक है, क्लब के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं। एंड ऑल मैरिड पर्सनस आर इन्वाइटेड फॉर डांस, और जितने भी मैरिड पर्सनस हैं उनको डांस के लिए इन्वाइट किया गया है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? पहला है ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर डांस। नहीं, सभी स्टूडेंट्स को डांस के लिए इन्वाइट किया गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन सेज ऑल मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब आर इन्वाइटेड फॉर डांस। ऑल मैरिड पर्सनस आर इन्वाइटेड फॉर डांस। ठीक है, एंड ऑल मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब मतलब मेंबर्स ऑफ द क्लब, उनको डांस के लिए इन्वाइट किया गया है। ये ठीक लग रहा है, अभी बाकी चेक कर लेते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, नहीं, ये तो साफ लिखा है ना, सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, तो ऑल मैरिड है नहीं। लास्ट नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये भी नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, कि ऑल मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब आर इन्वाइटेड फॉर डांस। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि सारे मैरिड पर्सनस को डांस के लिए इन्वाइट किया गया है,
तो जितने भी मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब है, मैरिड स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गए, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब मतलब मेंबर हो गए वो, और सारे मैरिड पर्सन्स को डांस के लिए इनवाइट किया गया है। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम तरीके का है। ये कह रहा है द थर्ड वर्ल्ड वॉर इफ इट एवर स्टार्ट्स will end very quickly with the possible end of civilization. It is only the misuse of nuclear power which will trigger it. ठीक है, कि यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतः सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसे नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर पावर से ही जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो ट्रिगर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज करेक्ट। न्यूक्लियर पावर विल बी यूज इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये तो हो गई। ठीक है, पहले बाकी चेक करते हैं। देयर विल बी नो सिविलाइजेशन लेफ्ट आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद सिविलाइजेशन नहीं बचेगा। इसमें लिखा है कि विद द पॉसिबल एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन का अंत हो सकता है। ठीक है, बट नहीं बचेगा। देयर विल बी नो सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन रहेगा ही नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर पावर विल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, ऐसा तो नहीं लिखा गया कि न्यूक्लियर पावर का जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है, वो सिविलाइजेशन को लंबे समय में ख़त्म कर देगा, है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका नाश कर देगा। द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखा, उसने ये लिखा है कि इफ़ इट टेक्स प्लेस, तो आंसर विल बी दिस, न्यूक्लियर पावर विल बी यूज इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, क्योंकि वही वो कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर के मिसयूज से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होगा और उसका इस्तेमाल उसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, यानी कि सभी मशीनें जो हैं वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा सा आसान होता है, सस्ता होता है। एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स हैं, बिजली से चलने वाली जो भी मशीन है, वो पॉल्यूशन नहीं करती है, उनसे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो फिर वही कौन सा इन्फ्रेंस यहाँ से मिलता है, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी मशीनों को एनर्जी चाहिए लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। थर्ड वन सेज मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा भी नहीं लिखा है कि ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती हैं। लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज़, वो प्रेफरेबल टू यूज़ इसलिए हैं बिकॉज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इसलिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज़। ठीक है, इसीलिए उनको चलाना प्रेफर किया जाता है, अच्छा माना जाता है, बिकॉज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी अगेन। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखो, और 2012 में ऐसे क्वेश्चंस की लाइन लगी हुई है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल। नन बट द रिच का मतलब है कि सिर्फ जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, है ना, वही सिर्फ एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर सकते हैं। सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक, कुछ लोग जो एयर से मतलब बाय एयर ट्रेवल करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। एंड सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट, और जो लोग बीमार होते हैं उनमें से कुछ लोगों को इलाज की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, ऑल द रिच पर्सनस ट्रेवल बाय एयर, ऐसा नहीं लिखा है कि सारे लोग जितने भी रिच हैं वो एयर से ही ट्रैवल करते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि जितने भी लोग एयर से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल थ्रू एयर या ट्रैवल बाय एयर, दे आर रिच, बट सारे रिच एयर से ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया। सेकेंड वन सेज दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, नहीं, सब नहीं, सम, है ना, सम ऑफ दोज जो एयर से ट्रैवल करते हैं दे बिकम सिक, बट सबके लिए थोड़ी है कि जितने भी ट्रैवल करेंगे सब सिक हो जाएंगे। ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक, ये तो फालतू की बात है, ऐसा थोड़ी लिखा है कि सारे रिच पर्सन जो है वो सिक हो जाएंगे। ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर आर रिच, हाँ, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब कि जितने भी लोग एयर से ट्रैवल करते हैं दे आर रिच। ठीक है, तो अगेन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें उससे पहले आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन कि आप में से जो भी 2026 की तैयारी कर रहा है प्रीलिम्स की, तो सी सेट का हमारा लाइव क्लासेस का जो नया बैच शुरू होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2025। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे जो ऐप और वेबसाइट है वहाँ पर भी ये लिस्टेड है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है इस कोर्स को लेकर तो ये नंबर है, नीचे भी आपको दिख रहा होगा ये साइड में, बट यहाँ पर भी मैं आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2027, 28 कभी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बैच हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपकी नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर आप 1-2 साल के बाद भी दे रहे हैं पेपर, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन इन इट। और दूसरी बात यह है कि जितना जल्दी आप इसमें एनरोल करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, है ना, भाई बहन, रिलेटिव्स, अगर कोई हैं जो सी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और एज अ सैम्पल वीडियो आप हमारे जो ये सीरीज़ चल रही है, यू कैन शेयर दिस लिंक एज वेल। इससे थोड़ा सा उनको दे विल गेट टू नो, है ना, कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेवल हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, वो जस्ट 10% है जो हम अपने बैच में लेके चलते हैं, क्योंकि इन द बैच वी हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। हम हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं, ठीक है, कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एंड जब तक इस क्लास के सभी बच्चों को, जितने भी लाइव क्लास में बच्चे प्रेजेंट होते हैं, जब तक सबको नहीं समझ में आता, है ना, सबको समझ में नहीं आ जाता, वी डू नॉट प्रोसीड फर्दर। इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पर तो यूट्यूब है तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, बट वहाँ पर हम लोग पूरा गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होती हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास, है ना, और वो बोल के अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को ज़रूर एनरोल करें। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग 2013 में आ गए, 2013 में क्वेश्चन, लेकिन अभी भी उसी तरीके का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बेसिस पर ही आपको बताना है कि विच इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो प्राइमरी ग्रुप है वो साइज में छोटा होता है। ठीक, रिलेटिवली स्मॉलर मतलब कंपैरेटिवली छोटा होता है। इंटीमेसी इज एन असेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप। एक प्राइमरी ग्रुप का जो असेंशियल करेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है? इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब दे आर वेरी क्लोज, जो उसके मेंबर्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अ फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, एक फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल हो सकता है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप्स। फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल हो सकता है, बट सारी फैमिलीज जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स हों ऐसा कहना सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज ऑल प्राइमरी ग्रुप्स आर फैमिलीज, ये भी कहना सही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप, नहीं, प्राइमरी ग्रुप का साइज छोटा होता है, लेकिन अगर साइज छोटा है उस ग्रुप का तो उसको आप प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। मेंबर्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप नो ईच अदर इंटीमेटली, ये बात सही है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि इंटीमेसी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप का। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी नज़दीकी से जानते हैं। ठीक है, बिकॉज इंटीमेसी इज़ दी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि मेंबर्स ऑफ अ फैमिली नो ईच अदर इंटीमेटली तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि बात यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की हो रही है ना, कि इंटीमेसी जो है वो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है किसका? प्राइमरी ग्रुप का। और यहाँ पर भी प्राइमरी ग्रुप की ही बात हो रही है कि जो मेंबर्स हैं प्राइमरी ग्रुप के वो एक दूसरे को काफ़ी क्लोजली जानते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी अगेन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स A, B, C एंड D
distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D, D gets 3 more than B. Who gets the smallest amount? देखो A gets 1 less than B. A को जो है वो B से एक कम मिला है, यानी कि A इक्वल टू B माइनस 1. C gets 5 more than D. C gets 5 more than D, यानी कि जितना D प्लस 5, तो दैट इज C. एंड D gets 3 more than B. D gets 3 more than B, यानी कि B प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप D की वैल्यू की जगह B प्लस 3 रखेंगे तो C विल बिकम B प्लस 3 प्लस 5, दैट इज B प्लस 8. ठीक है, अब देखो A इज इक्वल टू B माइनस 1, C इज इक्वल टू B प्लस 8 एंड D इज इक्वल टू B प्लस 3. तो इन तीनों को अगर आप देखो या आप इन दोनों को अगर चेक करो तो C इज़ B प्लस 8, यानी कि C जो है वो B से बड़ा है. ठीक है, C जो है वो B से बड़ा है ना, तो C सबसे कम तो हो नहीं सकता. अगेन D इज इक्वल टू B प्लस 3, ये अगेन B से बड़ा है, तो ये भी सबसे छोटा नहीं हो सकता अमाउंट. ठीक है, अब बात आती है या तो A छोटा है या B छोटा है, क्योंकि C और D तो नहीं है छोटे. अब यहाँ लिए अगर आप स्टेटमेंट चेक करो तो A इज़ B माइनस 1, तो यानी कि छोटा कौन है? A B से छोटा है, तो आंसर इज A. ठीक है, A इज़ द स्मॉलेस्ट, he गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट. क्लियर है बात? बस ऐसे करना है, सिंपल. ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को मिसलिनियस में रखा है, बिकॉज अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कहाँ एडजस्ट करें, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ये एडजस्ट हो नहीं रहे थे, दैट्स वाई आई टुक देम इन मिसलिनियस. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2013 में हम लोग हैं. क्वेश्चन कह रहा है, गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना. Meena's brother Bipin is older than Geeta. When Meena and Bipin visit Geeta, they like to play chess, and Meena wins the game more often than Geeta. ठीक है, देखो अगर हम एज के हिसाब से कुछ बनाएं तो वो हम बना सकते हैं कि गीता इज़ ओल्डर देन हर कज़न मीना, यानी कि अगर मीना यहाँ पर है तो गीता की एज उससे ज़्यादा है. ठीक है, गीता इज़ ओल्डर लिखा है ना, गीता इज़ ओल्डर देन हर कज़न मीना. और मीना का जो भाई है बिपिन वो गीता से भी ओल्डर है, तो यानी कि वो यहाँ पर आएगा. ठीक हो गया, ये एज का इनका सीक्वेंस बन गया कि बिपिन सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर सेकंड नंबर पे गीता और देन मीना. और ये दोनों भाई बहन हैं, कौन? ये और ये. ठीक है, दे आर ब्रदर सिस्टर, मतलब सिबलिंग, और ये उनकी कज़िन. ठीक, अब जब भी ये बिपिन और मीना गीता को मिलने जाते हैं तो ये चेस खेलते हैं, ज़्यादातर समय ये चेस खेलते हैं, और चेस में मीना जो है वो गीता से ज़्यादा जीतती है, ये दिया हुआ है. तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन 4 कंक्लूजन्स एज गिवन बिलो हैव बीन मेड. विच वन ऑफ दीज लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव? वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लूजेस. ठीक है, बिपिन की तो बात ही नहीं की, चेस खेलते टाइम क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये तो गलत है. गीता इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द 3, नहीं, गीता तो बीच में है, तो नॉट द ओल्डेस्ट. गीता हेट्स टू लूज द गेम, ऐसा थोड़ी लिखा है. और लास्ट है मीना इज़ द यंगेस्ट. येस, मीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3. मीना की उम्र तीनों में सबसे कम है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है. बाकी तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं ये. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्लियर है बात? ठीक है, चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन वेरी इजी. देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो कलर्स लाइंग ऑन अ टेबल. ठीक है, एक टेबल पर 3 कलर की कुछ बॉलें रखी हैं, वन इज़ रेड, वन इज़ ग्रीन एंड अदर इज़ येलो, मतलब ये 3 कलर है. ठीक है, देयर आर एज मैनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स, मतलब रेड बॉल्स और येलो बॉल्स का नंबर सेम है, जितनी रेड बॉल्स हैं उतनी येलो बॉल्स हैं. ठीक है, यही लिखा है ना, देयर आर एज मैनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स, एंड देयर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन वंस. यानी कि येलो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रीन, जितनी ग्रीन बॉल है उसकी ट्वाइस हैं येलो बॉल्स. यही लिखा है, देयर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन वंस. ठीक हो गया. द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अब रेड बॉल्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स. ठीक है, येलो बॉल्स प्लस ग्रीन बॉल अगर आप ऐड कर देंगे तो वो रेड बॉल से तो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज रेड इज ओनली इक्वल टू येलो. तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकेंड वन सेज इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स. येस,
बिकॉज इज नंबर डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, वो येलो के बराबर हो जाएगा और येलो और रेड की संख्या बराबर है, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड वन चेक कर लें, इज इक्वल टू येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल्स, नहीं, सिर्फ येलो बॉल्स के बराबर है, माइनस ग्रीन करेंगे तो कम हो जाएगा। कैन नॉट बी असेंटेड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी, डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, बिकॉज रेड और येलो की संख्या बराबर है और येलो इज ट्वाइस ऑफ ग्रीन, सो रेड विल ऑल्सो बी ट्वाइस ऑफ ग्रीन। ठीक है, और डबल ऑफ ग्रीन बॉल्स। क्लियर हो गया? आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज 13 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कह रहा है गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे that the number of rows and the number of columns remains the same. What is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? ठीक है, यानी कि एक माली है, एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट है, उसको इस तरीके से उन प्लांट्स को प्लांट करना है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो। ठीक है, कि मतलब एक रो में वो कितने प्लांट लगाएगा और नंबर ऑफ रोज़ उसकी कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, वो बराबर होने चाहिए। तो कितने प्लांट उसको और चाहिए? अब ये बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सोचो, आप अगर लेट से आपके पास लेट से 4 प्लांट है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम आप बराबर करना चाहते हो, अगर 4 प्लांट आपके पास हैं, थोड़ा सा मैं आपको सोचना बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, आपके पास अगर 4 प्लांट है तो और नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपको बराबर करने हैं, तो 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, 4 प्लांट। ठीक, लेट से आपके पास 8 प्लांट्स हैं और आपको यही काम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर करने हैं, तो आप 8 प्लांट में नहीं कर पाओगे, आपको 1 प्लांट और लगेगा, है ना, +1। अगर आपके पास 9 प्लांट होंगे तो आप 1, 2, 3, है ना, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो? यस और नो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर करने हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी जो नंबर होगा और यहाँ पर भी जो नंबर होगा दैट शुड बी सेम। मतलब लेट से अगर नंबर ऑफ एक रो में या नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, यहाँ से एक रो में अगर आप लेट से जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक रो में अगर आप लेट से 3 प्लांट लगा रहे हो तो एक कॉलम में भी 3 प्लांट लगाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ जितने आप रोज में प्लांट लगाओगे उतने ही कॉलम बन जाएंगे और जितने ही कॉलम में प्लांट लगाओगे उतनी रो बन जाएंगी। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपके कितने हो गए? एक्स एक्स एक्स। आप उसको या तो ऐड कर लो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो टोटल प्लांट्स निकालने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे 3x 3x 3x, तो फिर भी 9x आएगा। मतलब x नहीं, अगर 3 3 के हिसाब से आप जोड़ो, मैं x को इक्वल टू 3 लेके अगर चलूँ यहाँ पर, तो ये 3 3 3 9 हो गए, या फिर 3 × 3 9 हो गया, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि मुझे जो नंबर चाहिए दैट शुड बी अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बात हो रही है 1000 प्लांट की। ठीक है, और कितने प्लांट और चाहिए? ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ प्लांट्स मैं हटा सकता हूँ, मुझे ये सारे तो प्लांट करने ही है, कुछ और प्लांट्स मुझे चाहिए। तो अब मुझे एक चीज़ पता है कि नियरेस्ट जो इसका स्क्वायर होगा विच इज़ ग्रेटर देन 1000 वो चाहिए। तो 30 का स्क्वायर तो 900 होता है। ठीक है, 31 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ 961 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर आप 32 का स्क्वायर चेक करेंगे, ये अभी भी 1000 से छोटा है, 32 का स्क्वायर आप चेक करेंगे तो दिस विल बी 21024। ठीक है, 1024। तो यानी कि यू रिक्वायर हाउ मेनी मोर प्लांट्स? 24 मोर प्लांट्स, ताकि आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सको कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर तभी होंगे जब इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। ठीक है, अब ये चीज़, अब ये ऐसा कोई, मतलब वही मैं कहूँगा कि ये प्योर एप्टीट्यूड है ना, ये ऐसा किसी टॉपिक का पार्ट नहीं बन सकता ये क्वेश्चन। ये प्योर एप्टीट्यूड है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे देन यू विल कम टू नो कि हाँ ऐसा भी
हो सकता है या ऐसा भी क्वेश्चन में करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 has to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance। ठीक है, टोटल 700 रुपये जो है वो 7 कैश प्राइज बांटने के लिए यूज़ करना है। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस। ठीक है, मतलब सबसे पहला प्राइस जो है उसका सेकंड प्राइस पहले वाले से 20 रुपये कम, थर्ड प्राइस सेकंड वाले से 20 रुपये कम, है ना। इस तरीके से होगा और टोटल 7 प्राइस देने हैं और 700 रुपये में वो 7 प्राइस बांटने हैं। तो सबसे कम जो प्राइस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखो कल आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था कॉन्ट्रैक्टर वाला कि कॉन्ट्रैक्टर को हर दिन 50 रुपये का फ़ाइन एक्स्ट्रा पड़ता है ना, और 10 दिन में उसको टोटल कितना पेनल्टी या कितना फ़ाइन देना पड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ हुआ था, यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे यूज़ होगा कि लेट से जो सबसे बड़ा प्राइस है दैट इज़ ए, सेकंड प्राइस विल बी A-20, थर्ड प्राइस विल बी A-40 एंड सो ऑन। कितने प्राइस देने हैं टोटल? 7 प्राइस, तो 7 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स या n इज इक्वल टू 7 है तो वो आपको दिया हुआ है 700 रुपये। ठीक है, क्लियर है बात? n इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर जो d है दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ऐसे होता है। ठीक है, वो भले ही पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो दैट डजेंट मैटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो A-20 माइनस ए, सो दिस बिकम्स -20, तो आपको माइनस ही लेना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप सिंपल जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था दैट इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1/1d ये लगा दें। Sn की वैल्यू तो पता है आपको 700 है, दिस इज इक्वल टू 7n की वैल्यू डिवाइड बाई 2a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से प्लस n-1। अब n कितना है 7, तो 7 - 1 इज 6 और d की वैल्यू है -20। ये माइनस नहीं बोलना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। अब 700 यहाँ से उसको आप कट करेंगे तो 100, ये इधर जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, सो 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120 दैट इज 320 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 160। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 160। ठीक है, बट दिस इज द हाईएस्ट प्राइस नॉट द लीस्ट प्राइस। अब लीस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? लीस्ट प्राइस मतलब आपको a तो मिल गया, आपको 7th टर्म चाहिए, 7th टर्म है ना, दैट विल बी द लीस्ट प्राइस। 7th टर्म होता है a प्लस मतलब nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 7 - 1 दैट इज 6d। a की वैल्यू कितनी है 160 प्लस 6 और d की वैल्यू याद रखना -20 है, सो दिस विल बिकम 160 माइनस 120 है ना इज इक्वल टू 40 रुपीज़। सो दिस इज़ द लीस्ट प्राइस दैट इज़ 40 रुपीज़। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल भी कराया था, आज भी कराया है और आगे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको लेकर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसमें आप बस एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, एक तो Sn वाला, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये 2a प्लस n-1d को आप a प्लस n-1d भी लिख सकते हो, है ना। ये जो मैंने लिखा इसके आगे आप एक और a ऐड कर दोगे तो यही बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म और a प्लस n-1d इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो कभी अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है तो उन दोनों को जोड़ के आप यहाँ पर लिखें मल्टीप्लाई बाई n/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यू गेट द सम। और ये आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज a प्लस n-1d और d को ध्यान रखना कि d इज ऑलवेज दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। ठीक है, मतलब हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है ना। प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है, माइनस आएगा तो माइनस ही लेके चलना है। क्लियर है? माइनस आप जस्ट आपको ये दिखा रहा है कि जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, अगर प्लस आता है तो इसका मतलब जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है बात?
समझ गए? चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है तो आप हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट कि हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, है ना? तो एंड वी रियली नीड इट। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और टॉपिक तो हमारा अब यही रहेगा, मिसलिनियस पार्ट 3 में इसको लेकर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। और 2013 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, मतलब 11, 12, 13 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल से हम लोग 2014 से आगे को चलेंगे, और धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन के पैटर्न्स में भी बदलाव आएगा, है ना? क्वेश्चन का लेवल भी जो है वो धीमे धीमे आगे को थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। बट टेंशन की बात नहीं है, 2024 तक हम लोग सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। या फिर हमने एक टेलीग्राम चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो इस सीरीज़ के लिए डेडिकेटेडली बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन करके अपनी बात उसके थ्रू भी हम तक पहुँचा सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, ठीक है? और बाकी शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।